मुख्तसर सी समरी आपके सामने रख देते हैं कि सारी सिचुएशन बनी क्या है, और उसके बाद जो पैनल साथ मौजूद होगा उनसे बात का आगाज करेंगे। एक एस्केलेशन चल रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जंग चल रही थी, उस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी, अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम खत्म होने में जब कुछ घंटे रह गए थे तो उसमें 90 मिनट्स पहले वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ दरखास्त की गई सीज फायर की, बल्कि मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई और दोनों ममालिक को एक टेबल पर लाया गया। कल ये एक तवील एक्सरसाइज हुई है, अभी तक के सीज फायर है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब ये दोनों ममालिक आज वापस अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं, और इस वक्त जो अभी कुछ देर पहले की जो अपडेट्स हैं, वजीर खारजा ने इजिप्शियन वजीर खारजा से अभी कुछ देर पहले राबता किया है। अब ये रवाबित दोबारा से शुरू हुए हैं ताकि कल जो सारी एक्सरसाइज हुई है उस पर बातचीत की जा सके, उन ममालिक को जिनका ताउन साथ मौजूद था उनको ब्रीफ किया जा सके कि कल की एक्सरसाइज में हुआ क्या है और उसका आउटकम क्या हो सकता है। सुमेरा स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं, इसके साथ साथ साहब एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। साजिद हबीब साहब एवीएम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब भी साथ मौजूद हैं। आप तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। अहमद अल अरबी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे बात का आगाज करने से पहले, आपके एनालिसिस से पहले जरा इस खबर के हवाले से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। सुमेरा बताइएगा, अभी ये इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है एंड आई एम श्योर कि अब मजीद भी गुफ्तो शुनीद का अमल ये शुरू होगा जिसपे वजीर खारजा जो कुछ कल एक्सरसाइज हुई है, जो कुछ कल निकला है या होगा आगे, उस पर अब ब्रीफ कर रहे होंगे। बिल्कुल किरण, इट्स अ वेरी वाइज एक्सरसाइज एंड आई थिंक इट वाज राइट टाइम टू हिट द नेल। और आई एम ग्लैड कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया इन ममालिक को। अभी गालिबन कुछ देर के बाद वो तुर्की के अपने हम मनसब से भी बातचीत करेंगे, हाकान फिदान से, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से उनकी एक फॉलो अप कॉल जो है वो ड्यू है। और एक दो नाम मैं और सुन रही हूँ जिसमें आज़रबाईजान का बहुत अहम रोल है। जेहून बैरामोफ जो है वो इन तमाम तर मामलात में आज़रबाईजान के वजीर खारजा वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़े होते हैं जैसे अपना सगा भाई हो, बिल्कुल आप कभी कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं देखेंगी। तो यू आर राइट कि ये इट्स हाई टाइम ही शुड टेक एवरीवन इन कॉन्फिडेंस एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आई थिंक ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अनदर हॉटलाइन बिटवीन आवर टॉप सिविल और ये इत्तलात भी हमारे पास आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त भी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि पाकिस्तान का जो किरदार है ये सालिसी के हवाले से या पीस के हवाले से ये किरदार जारी रहेगा। तो इस पर अभी भी काम हो रहा है। इसमें यकीन जाने ऐसा ही है कि जैसे अभी मेरे और आपके बीच में या अभी यहाँ पे कोई तीसरी कुर्सी डाल के किसी से सिर्फ ये कहा जाए आप सिर्फ ऑब्जर्व करें जी, वो मेरी और आपकी बात को ऑब्जर्व करके नोट लेगा। तो पाकिस्तान का रोल वो है, उन्होंने कशीदगी की तरफ जाने नहीं देना, फायर एक्सटिंग्विशिंग भी करनी है, मगर अपना रोल बड़ा एक सोबराइटी वाला रोल रखना है कि यस आई एम हियर फॉर यू बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनीवन्स ब्लॉक राइट नाउ, सो टेक मी एज। और अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत बड़ा रोल है जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है। साजिद हबीब साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ, ये फरमाइए कि इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, मामलात ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ममालिक चले गए, कोई मुआहिदा नहीं हो पाया और उसके बाद ये बंद नहीं हो गया, फुल स्टॉप नहीं लग गया यहाँ पर। बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की और पाकिस्तान का एक अहम रोल इस वक्त भी जारी है सर। अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को, सब दोस्तों को सलाम। बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि डिप्लोमेसी चल रही है और जैसे अभी जिक्र किया कि इजिप्ट के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे बात हो रही है, तुर्की से बात हो रही है, ये आई थिंक ये बड़ी मैच्योरिटी और की बात है कि हमने जिनको शुरू में जिनके साथ मिलके हमने ये कदम उठाया था, आपको याद होगा कि इसमें तुर्की और मिस्र खासतौर पे शामिल थे और उन दोनों मुल्कों ने कहा था कि ये मुज़ाकरात जो है, ये मीटअप जो है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए, उनकी सपोर्ट हासिल थी। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना, चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना, ये बहुत अच्छी मूव है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, ये सारा कुछ मैनेज करने में अब तक, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला पाकिस्तान ही मैनेज करेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या कहीं और पे होंगे, अरे भाई कहीं और पे नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि चूंकि इस पाकिस्तान को दोनों साइड ने अपना एतमाद दिया, आए यहाँ पे, और अगरचे एक कोई हतमी नतीजा नहीं पहुंचा, लेकिन जाते हुए दोनों ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जारी रहेगी। मैं तो चाहूंगा कि हो सकता है इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल इनमें से एक ट्रंप से मिलने जाए, एक सऊदी अपने ईरानी प्रेसिडेंट से मिलने जाए। तो आई थिंक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए।
इसके बावजूद कि ट्रंप अपने जो टिपिकल रेटरिक्स हैं, जो उसके वो थ्रेट्स होते हैं, वो उसके चल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सिलसिला पाकिस्तान बैकवर्ड जो डिप्लोमेसी का जारी रखेगा और इसका अगला मरहला भी जी, आएगा। बिल्कुल ठीक, इसका अगला मरहला आएगा। और कमर चीमा साहब ये फरमाइएगा, एक तो हम डिप्लोमेसी पाकिस्तान की देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो धमकियां हैं या उनकी जो बातें हैं, एक तरफ वो खुशाइन भी कह रहे हैं जो कुछ हुआ है, दूसरी तरफ एक बार फिर वो इस बात पर आ गए हैं धमकियां लगाने पर, अबनाए हुर्मुज़ को किस तरह से अब वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं या किस तरह से वो रोकना चाहते हैं। तो क्या वाकई ये आपको पॉसिबिलिटीज में नजर आता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की तरफ से जो तरसील हो रही है, ईरान के जो जहाज गुजर रहे हैं या उनके इत्तेहादियों के लिए जो जहाज गुजर रहे हैं, वो उस पर कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकें, उसे ब्लॉक कर सकें? दो ईरान की तरफ से भी ये एक स्टेटमेंट आ रहा है इस पर कि अगर यहां पर कुछ करने की कोशिश की भी जाती है तो उनके पास एक दूसरा वे आउट अजरबैजान की तरफ से मौजूद है। देखें, बात सिंपल सी है कि ट्रंप साहब के ऊपर ये भी एक प्रेशर है अपने रीजनल अलाइज की तरफ से कि क्या इस जंग से पहले तो जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुली थी तो ईरान इतना कंट्रोल तो एक्सरसाइज नहीं करता था, तो आप क्या कर रहे हैं? तो वो समझ रहे हैं क्योंकि टॉक्स हैं वो चीज़ें नहीं लेके आ सकी जो अमेरिका का इंटरेस्ट था, तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि हम इसका ब्लॉकेट कर दें और हम कहेंगे जी ठीक है, कुछ शिप्स ईरान की मर्जी से जा रही हैं तो हमारी मर्जी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो अगर हम वो ये कुछ ईरानियंस कहीं एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे अमेरिकन्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हम भी हमारे भी इस इन्फ्लुएंस को जो है वो समझा जाए। तो मुझे लगता है कि ये किस तरह की चीज़ है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल अब उनको जो माइन स्वीपर्स चाहिए उसके ऊपर भी काम करना है, ताकि वो समझते हैं कि अगर माइन स्वीपर्स मिल जाएं तो हम जो कि बरतानिया से भी ले रहे हैं, बाकी जगहों से भी वो खुद भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो समझते हैं कि हम इसको जो एक पैसेज ईरान ने रखा है उसके अलावा भी जो बाकी पैसेज है वो हम खोलें और ईरान की ये जो मोनोपोली है इसको ख़त्म करें। और दूसरा ये भी होता है कि जब आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे होते तो आप फिर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो ये उनकी तरफ से भी एक प्रेशर बिल्डअप है। और जो बाकी जो खित्ते के ममालिक थे जिनको जो टेबल पे भी नहीं है, उनको इंटरेस्ट कौन वॉच कर रहा है, उनके लिए तो मसले पैदा हो गए हैं। और अमेरिका इटसेल्फ भी कई दफ़ा कह चुका है कि आओ इसको खिलवाओ, पहले जापान को कहा, यूरोप को कहा, चाइना को कहा, तो वो कह रहे हैं ठीक है, जिनके ईरान से ताल्लुकात अच्छे थे वो तो चीज़ें लेके जा रहे हैं, तेल लेके जा रहे हैं, बाकी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी पूछ के फिर जाओ। और आपने पहले भी देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि हम मिल के इस को जो है वो मैनेज करेंगे, जो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था कि आयतुल्लाह और मैं मिल के करेंगे, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। और ये भी एक बात की जा रही है कि रीजनल फ्रेमवर्क बनना चाहिए स्टेट ऑफ हार्मुज़ के हवाले से। प्लस अमेरिका के अंदर तो और बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ हार्मुज़ कंपनी बन जानी चाहिए, जिसका काम ही ये हो कि जितनी भी ये नेविगेशन है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करे, और जो खर्चा इसके ऊपर आए वो भी वो भी हम पैसे यहीं से इकट्ठे करें, तो वो तो फिर एक और फ्रेमवर्क में चले गए हैं। तो ये अब देखें, अब स्टेटस को इसको तोड़ना भी तो है जो ईरान ने एस्टैब्लिश किया हुआ, तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शंस है कुछ उनके। बिल्कुल ठीक। महमद ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने आज सुबह जेडी वैंस की बात सुनी, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बात की, उन्होंने एक अच्छी ऑफर के हवाले से बात की जिसको ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और आने से पहले जब वो निकल रहे थे यूएसए से, उस वक्त उन्होंने कहा कि 11 पॉइंट्स ऑलरेडी उस पर इत्तेफाक मौजूद है। कुछ पॉइंट्स हैं 3-4 जिसमें ये एब्सोल्युटली न्यूक्लियर वेपन के हवाले से जो मामलात हैं वहां पर कह लीजिए कि इख्तिलाफ है या डेडलॉक है। दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 7 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है, 3 पॉइंट्स हैं जिस पर अभी भी इख्तिलाफ बरकरार है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए वो तकरीबन 70-80% जो है वो कामयाबी की तरफ है। सीज फायर या जंग रुकने की बात नहीं है। ईरान जब ये कहता है कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, और जब अमेरिका ये कहता है कि एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या नए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की जरूरत है पूरे मिडिल ईस्ट को, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रीपोजिशनिंग और री इमेजिनिंग की बात की जा रही है मॉडर्न दौर की जरूरियात के मुताबिक। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये एक लंबा प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल JCPOA वाला जो टॉक्स रहे हैं ईरान से रिलेटेड, वो 2 या 3 साल चलते रहे हैं तकरीबन। अभी आप देखें कि US
यूएस और चाइना की कोल्ड वॉर के दौरान जो निगोसिएशन को पाकिस्तान ने ब्रिज किया था तो सालों चला, फिर उसके बाद एक फ्रेमवर्क मार्जे वजूद में। तो ये भी इस वक्त जो टॉक्स चल रहे हैं ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसके मल्टीपल फेजेस होंगे। अभी पहला फेज हुआ है, पहले फेज में अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर इस प्रोसेस में शामिल था। अमेरिका की अल्टीमेट विक्ट्री या सक्सेस ये था कि ईरान बिल्कुल अपना न्यूक्लियर प्लांट प्रोग्राम खत्म कर दे, मिडिल ईस्ट में अपने फुटप्रिंट को श्रिंक कर ले, और ईरान का जो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर से लेकर और उसके बाद जो सैंक्शंस हैं वो भी सस्टेन्ड रहे। ईरान का जो अल्टीमेट सक्सेस था वो ये था कि सैंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं, ईरान अपना फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट में इंक्रीज करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इंक्रीज करे। तीसरा इसमें पाकिस्तानी फैक्टर था। पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा था दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन की। उनका सक्सेस ये है कि किसी तरह ये जंग रुके, ये जंग मजीद रीजनल और ग्लोबल वॉर ना बने, और जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की डिस्ट्रप्शन की वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, खौफ हिजान है, उसको खत्म किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के और दुनिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े सक्सेसफुली मीट हुए हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद के ऊपर वो सीज फायर खड़ा था जो पाकिस्तान ने ब्रोकर करके दिया। आफ्टर अमेरिका और इस ईरान की मुज़ाकरात के बाद भी वो सीज फायर उसी तरीके से इंटैक्ट है, विच शोज के पाकिस्तान का जो रोल है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है कि काइनेटिक ऑपरेशंस को हॉल्ट करके सीज फायर की जाए, जबकि आपके पास कोई पॉलिटिकल गारंटीज भी मौजूद ना हो। तो वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने करवा दिया है। अब आगे डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है, तो डिप्लोमेसी इज अ लेंथी गेम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो कंटिन्यूड रहेगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि अब चीजें दोबारा वापस जंग की तरफ नहीं जाएंगी। और ऐसी सिचुएशन में अहमद कि जब हमने देखा है कि 4 साल भी मुज़ाकरात रहे हैं, 18 महीने भी मुज़ाकरात रहे हैं, कोई 20-21 महीने भी मुज़ाकरात रहे हैं, तो ये कोई 5 दिहाइयों का 47 इयर्स का कोई ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट मामला जो है वो किसी रिजॉल्व की तरफ चले जाएं।